नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। हम आज केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। बहुत सारे क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स में से जब आ रहे हैं तो वह ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन अक्सर केमिकल काइनेटिक्स पर देखे जाते हैं, एक आरएनएस इक्वेशन वाला और एक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला। ठीक है बच्चों, तो सभी तरह की चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। कोशिश करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का यह कोशिश करेंगे कि केमिकल जाए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में इससे मदद मिले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला प्रश्न निश्चित तौर पर यहां पर यही क्रिएट होता है कि है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, उस पर प्रश्न कैसे आते हैं या फिर वह किस प्रकार डिफाइन की जाती है, ये तो हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं यहां करना चाहता हूं कि एक रिएक्शन की ऑर्डर होने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो सुनो, काइनेटिक्स में हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, इसमें कोई शक नहीं है कि अभिक्रिया की दर के बारे में बात की जाती है। अब मैंने लिखा कहीं, एक मुझे एक्सप्रेशन दिखाई दी कि R इज प्रोपोर्शनल टू A कोई अभिकारक है की पावर n। ठीक है, इसको देखिएगा, ऑर्डर के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ए यहां कोई अभिकारक रहा होगा, रिएक्टेंट रहा होगा। अब मुझसे यदि पूछा जाता है कि बताइए ए की कंसंट्रेशन को मैं दुगना करूं तो आर यानी रेट पर क्या असर पड़ेगा। भाई ए एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को हमने दुगना कर दिया, हमसे दुगना चार गुना कुछ भी हो सकता है। हमसे पूछा गया कि रेट पर क्या असर पड़ेगा, तो ये मैं नहीं बता सकता जब तक मुझको नहीं मालूम क्या कि ऑर्डर क्या होता है। ये जो n यहां पावर लग रही है ना, वो वही ऑर्डर है। यानी काइनेटिक्स में बिना ऑर्डर के आप कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे भाई। कम से कम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं तो वहां ऑर्डर मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। आप खुद सोचिए कि जब तक मुझे इसकी पावर का आइडिया नहीं है, मैं कैसे इस इक्वेशन से बता सकता हूं इसे दुगना करने पर यह दुगना भी हो सकता है यदि पावर 1 हो। सिंपल सी गणित है। इसे दुगना करने पर यह दुगना हो सकती है यदि पावर 1 हो, इसे दुगना करने पर यह 4 गुना भी हो सकती है यदि पावर 2 हो। तो जब तक यह पावर नहीं मालूम, हम नहीं बता सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन का। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑर्डर की। ये n ही यहां किसको व्यक्त करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसको हम निश्चित तौर पर यहां डिफाइन करते हैं टेक्निकली। ये तो एक जनरल बात मैंने बताई, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। हम बोलते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो रेट लॉ लिखा जाता है, दर नियम लिखा जाता है, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर का सम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको दर नियम ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है, ए की पावर n और b की पावर m, मान लेते हैं यह दर नियम है किसी रिएक्शन का। दर नियम मतलब जो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में संबंध बताए। तो यहां बच्चों इसका जो ऑर्डर होगा, यानी इसकी जो कोटि होगी बेटा, वो n प्लस m होगी एज पर अवर डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं, दर नियम लिखते हैं, तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है उनकी पावर का जो सम होता है वो ऑर्डर कहलाता है। यानी किसी भी रिएक्शन की रेट पर कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा, वह किससे जाना जा सकता है, दर नियम से। और दर नियम में किससे जाना जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। n प्लस m ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो यह क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का सीधा तात्पर्य बच्चों कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के साथ, वह बिना ऑर्डर जाने हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यह तो बात होगी ऑर्डर की। ठीक है, अब बात यह है कि यह रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, यह दर नियम कैसे लिखा जाता है। क्योंकि यह रेट लॉ नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि कैसे रेट चेंज हो रही है।
यानी सबसे पहले हमें दर नियम लिखना आना चाहिए, तब अपन ऑर्डर ज्ञात कर पाएंगे। अब दर नियम क्या चीज है, कैसे पता करते हैं, वह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि रेट लॉ जो होता है ना बेटा, यानी जो दर नियम है, रेट लॉ सबसे स्लो स्टेप के बेसिस पर लिखा जाता है। ये एक अनोखी बात नजर आ सकती है, स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर लिखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझना आप, है ना। सबसे स्लो स्टेप के बेसिस पर ही हम दर नियम लिखते हैं। स्लोएस्ट स्टेप का सिलेक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, मतलब एक से ज्यादा स्टेप हो ना, तो जो सबसे स्लो है उसके आधार पर दर नियम लिखते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं तो क्लियर होगा। देखिएगा बच्चों, मान लेते हैं बेटा ये एक रिएक्शन है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को आप समझिएगा। इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। बिना मैकेनिज्म के दर नियम नहीं लिखा जा सकता, बिना दर नियम के ऑर्डर नहीं पता चलेगी। मैकेनिज्म क्या है वो समझना। मैकेनिज्म कुछ यूं है बेटा कि A प्लस B मिलकर D बना रहे हैं पहली स्टेप में, और यह स्लो प्रोसेस है। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। D दूसरे अणु से क्रिया कर रहा है B के, और क्या बना रहा है, 3C बना रहा है। ये फास्ट है। अब मुझसे कहा गया कि भैया इसके लिए दर नियम लिखो। मैंने ऊपर क्या लिखा है, सबसे स्लो स्टेप, 2 स्टेप हैं, उनमें जो स्लो स्टेप है उसके आधार पर दर नियम लिखते हैं। यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू दी A की पावर 1 B की पावर 1। दोनों 1 1 ही तो हैं। इस स्टेप में तो B का एक ही अणु भाग ले रहा है। इसका मतलब 1 और 1 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, 2, क्योंकि 1 प्लस 1 कर दिया जाएगा। ऐसे लिखते हैं रेट लॉ को। सुनिएगा, समझिएगा, फिर बोल रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा बेस बता दूं पहले। किसी भी रिएक्शन के अंदर जब एक से ज्यादा स्टेप होती हैं तो उसमें जो रेट है ना, या रेट लॉ जो है, वह किसके बेसिस पे लिखा जाता है, सबसे धीमे पद के आधार पर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी कि दर निर्धारक पद होता है। रेट सिर्फ इस स्टेप पर निर्भर करती है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही। जबकि कायदे से देखा जाए तो यहां A और B दोनों में पावर B की 2 आनी चाहिए थी, यानी B के दोनों अणु पर निर्भर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यह सिर्फ एक ही मोल पर निर्भर कर रही है। और वो कैसे पता चलेगा? क्या मैं इस रिएक्शन को देख के बता सकता हूं? नहीं बता सकते। क्रियाविधि से पता चलेगा, मैकेनिज्म से पता चलेगा। मैकेनिज्म में सबसे स्लो स्टेप लीजिए, उस स्लो स्टेप के बेसिस पर दर नियम लिखिए। उस दर नियम में जो सांद्रता पद हैं उनके घातांक यानी पावर का जो सम होगा वही आपका ऑर्डर होगा। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, कैसे पता किया जाता है, दर नियम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। यहां एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है निश्चित ही तौर पर कि सर केवल धीमा पद क्यों लिया आपने, फास्ट लेते। धीमा पद कैसे ले लिया? ऐसा क्या है स्लो स्टेप में कि दर उसी पर निर्भर बता रहे हैं? अधिकांशतः बच्चे इस मामले में ऐसा सोचते हैं कि भैया जो फास्ट प्रोसेस है उसका तो हमें पता ही नहीं चल पाता, तो हम धीमे पद से निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है, यह वैज्ञानिक घटना नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्या आधार है कि वाई वी आर चूजिंग अ स्लोएस्ट स्टेप, सबसे धीमा पद हमने क्यों चयन किया? इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से, व्यवहारिक उदाहरणों से बातें ज्यादा बेहतर समझ में आती है, ऐसा हमेशा से मानते हैं हम। तो इसीलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं बताता हूं कि स्लोएस्ट स्टेप, सबसे धीमी जो पद होती है, आरडीएस होती है। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब क्यों होती है, एक बहुत सिंपल व्यवहारिक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 2 प्राणी हैं, एक ए एक बी। 2 व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, ए और बी, बढ़िया एकदम जीवन जी रहे हैं अपना। अब क्या किया हमने, मान लेते हैं मैंने इनको कोई काम सौंपा, खाना बनवा लेते हैं, ठीक है। खाना बनाने का काम मैंने ए और बी को दिया है, ठीक बात। ए को मैंने कहा कि भैया तुम रोटी बनाओ, बी को कहा कि भैया तुम सब्जी बनाओ। एक को रोटी बनाने का काम दिया है, एक को सब्जी बनाने का काम दिया है।
इन दोनों से मिल करके ही तो मुझे खाना मिलेगा। रोटी और सब्जी बन जाएगी पूरी, तभी तो मेरा प्रोग्राम पूरा होगा, तभी तो मुझे खाना मिल पाएगा। तो सुनो, दोनों व्यक्तियों को मैंने काम सौंपा है, एक रोटी बनाने का काम, एक सब्जी बनाने का काम। टोटल दोनों जब काम पूरा कर देंगे तो खाना बन जाएगा। अब एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि बताइए आपको क्या लगता है कि खाना बनने का समय कौन निर्धारित करेगा? इन दोनों में से कौन ये डिसाइड करेगा कि खाना बनने में कितना टाइम लगेगा? जो धीमे काम कर रहा है वो, या जो फटाफट काम कर रहा है वो? क्या लगता है कि इसका काम है रोटी बनाने का, इसका काम है सब्जी बनाने का? दोनों के काम बिल्कुल सेपरेट है, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के काम में। अब पूरा खाना बनने में समय जो लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा? जो धीमा काम कर रहा है। भाई ये तो बहुत तेजी से रोटियां बना रहा है, उसने तो पूरे मोहल्ले भर का आटा खत्म कर दिया, खूब सारी रोटियां बना के रख दी, साइड में बैठ गया वो। तो क्या खाना खा लोगे? नहीं। बी डिसाइड करेगा। यदि वो धीमा है, यदि बी धीमे काम कर रहा है, वो आराम आराम से सब्जियां काट रहा है, बिल्कुल 1 घंटे में तो उसने सब्जी काटी है, अब धीरे धीरे जो है वो मसाला तैयार कर रहा है, 3 घंटे 4 घंटे लगा दिए उसने। आपका खाना बनना डिसाइड किससे हुआ? इस बी से। ए से नहीं हुआ। ए ने 10 मिनट में कर दिया हो भले अपना काम, फर्क क्या पड़ रहा है? खाना तो तभी मिलेगा जब अपना काम कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। यानी जो धीमा चल रहा है वही टोटल काम, जो टाइम लगता है उसको डिसाइड करता है, इसीलिए रेट उसी पर डिपेंड करती है। अब खाना बहुत तेज बना या धीमे बना, ये डिसाइड ए तो कहां कर पाया? उसने तो 10 मिनट में करके रख दिया, उससे हुआ क्या? कुछ नहीं। बी डिसाइड करेगा। बी ने पूरा दिन लगा दिया तो हो सकता है खाना ही नहीं खा पाओ, बना ही नहीं। तो ये डिसाइड करेगा। यानी बच्चों, जो धीमे काम करता है, जो स्लो काम करता है, यदि ये स्लो काम करे तो सिंपल सी बात है, खाना बनने में लगा समय, अरे प्रभु उसी से तो रेट डिसाइड होती है। खाना बनने में लगा समय, बहुत व्यवहारिक उदाहरण से बताने की कोशिश कर रहा हूं। खाना बनने में लगा समय किस पर निर्भर करेगा? बी पर। बी पर डिपेंड करेगा कि कब आप खाना खा पाओगे। सिंपल। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। क्या बोला, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं चीजों को। हमने बात स्टार्ट की ऑर्डर से। ऑर्डर क्या होता है? जो वह एक तरह से कोफिशिएंट है जो बताता है कि कंसंट्रेशन को कितना चेंज करूं तो दर कितना बदले। ठीक बात है। ऑर्डर के लिए हमको चाहिए क्या? ऑर्डर को पता करने के लिए हमको चाहिए मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म में जो सबसे धीमा पद होगा उसके आधार पर दर नियम लिखा जाएगा। उस दर नियम से ही क्या पता की जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। धीमे पद के आधार पर ही क्यों दर नियम लिखते हैं? क्योंकि धीमा पद ही डिसाइड करता है कि कुल समय कितना लगेगा। जो कुल टाइम डिसाइड करेगा वही रेट डिसाइड करेगा। ठीक है ना? तो आरडीएस हमेशा कौन सी होती है? स्लो स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज द आरडीएस, यानी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जो सबसे धीमा काम करता है वही समय डिसाइड करता है, वही ऑर्डर डिसाइड करता है। तो यहां तक उम्मीद है आप बात समझे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑर्डर होने का सबसे बेसिक मीनिंग हमने समझा है अभी कि ऑर्डर है क्या। अब मैं कहूं कि सर कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अभिकारक को 10 गुना करूं तो रेट भी 10 गुना हो, अभिकारक को 100 गुना करूं तो रेट भी 100 गुना हो। यदि ऑर्डर किसी के रेस्पेक्ट में 2 है तो इसका क्या मतलब है? अभिकारक को 10 गुना करूंगा तो रेट 100 गुना हो जाएगी। पावर 2 लग रहा है ना बेटा। अभिकारक को 3 गुना करूंगा तो रेट 9 गुना हो जाएगी। ये मतलब है ऑर्डर 2 का। तो ये ऑर्डर होने का बेसिक मीनिंग हम समझे। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे हम आसानी से या शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, कुछ भी मान लीजिए, कुछ तकनीक है जिनकी सहायता से तरह तरह के क्वेश्चंस में ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से ऑर्डर को निकाला जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक करके मैं तरीका समझा रहा हूं कि कैसे कैसे हम ऑर्डर को निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे सिंपल जो वे है पूछने का वह है सिंपल सा रेट लॉ के आधार पर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। यानी कि हमको प्रश्न में बहुत आसान है, रेट लॉ दे रखा हो और ऑर्डर पूछा हो तो क्या किया जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है। R is proportional to a की पावर 3 और यू कैन से दिस इज a की पावर 2
बी की पावर 1/2। मेरे से पूछ लिया कि बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज। बहुत सिंपल है, एकदम आसान काम है, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। फ्रैक्शनल भी हो सकता है ये ऑर्डर, निश्चित तौर पर पॉइंटों में भी हो सकता है। ये सबसे सरल तरीका है जिसकी मदद से हम किसी अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर, का डिसीजन कर सकते हैं। यह बात क्लियर है। हमने क्या कहा, ऑर्डर को निकालते कैसे हैं? तो बहुत सरल है। ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहला तरीका रेट लो। इससे आसान तो प्रश्न कोई नहीं होता। रेट लो देकर के पूछे तो बहुत इजी काम है। तो एक और तरीका है, एक और ट्रिक हो सकती है, और वह है रेट कांस्टेंट के की यूनिट के आधार पर। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है पूछे जाने का कि भैया के की यूनिट दे रखी हो क्वेश्चन में, मैं यहां समस्त प्रकार के पैटर्न क्लियर कर रहा हूं जो काइनेटिक्स में आपको ऑर्डर के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो के की यूनिट के आधार पर कैसे पता करेंगे? तो देखिए, के मतलब रेट कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट जो होती है ना बेटा, के की यूनिट का एक कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यदि आपने यह ध्यान रख लिया तो आप आसानी से किसी भी के की यूनिट से ऑर्डर को पता कर सकते हैं। जैसे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि जीरो ऑर्डर हुआ, फॉर जीरो ऑर्डर क्या होगा? फॉर जीरो ऑर्डर क्या होगा? जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी? एन की वैल्यू जीरो रख देना। फॉर्मूला क्या है हमारा? मोल पर लीटर 1 - n मतलब जीरो, सेकेंड इनवर्स तो चला ही आएगा। तो बेटा ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट देखते ही पता चल जाएगा, यूनिट देखी मालूम चल गया। ठीक है ना। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लेते हैं ऑर्डर की वैल्यू आपको 5/2 या 3/2 दे रखी है। अब आपको कहा कि बताइए क्या इसकी यूनिट होगी, या यूनिट देके ऑर्डर पूछ ले, दोनों ही बातें संभव है। तो क्या करूंगा मैं, यहां दिस इज योर मोल पर लीटर, एन की वैल्यू मोल पर लीटर, यहां जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिस इज मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, है ना। सो इसको यहां पुट करके देखते हैं। दिस इज 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, ये तो नेगेटिव में आएगा तो बिल्कुल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा संभव है। तो ये हो जाएगा मोल, ये कितना है, माइनस का 1/2, लीटर प्लस का हो जाएगा 1/2 सेकेंड इनवर्स। सिंपल। किसी भी क्वेश्चन में के की यूनिट दे रखी हो, वैल्यू दे रखी होगी, तो यूनिट भी होगी साथ में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है 4-5 लाइन का, बहुत धुआंधार बड़ा, उसमें के मान दे रखा होता बस, और पूछता ऑर्डर क्या है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं ना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको तो उस के की वैल्यू में जो यूनिट है उससे पता लगाना होता है। ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये बेसिकली। ठीक है ना। तो उसको कैसे पता लगाएंगे? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के दे रखा हो तो आप पता लगा सकते हो। ये तरीका नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऑर्डर को फाइंड आउट करने का सेकंड तरीका। ठीक बच्चों, अब थर्ड वन पर जा रहे हैं। तीसरा तरीका जो पॉसिबल है, आपको पूछा जा सकता है, वो वह है टी हाफ के आधार पर। ये भी हो सकता है, बिल्कुल आपसे पूछा जाए। अब टी हाफ क्या है बेटा? अर्ध आयुकाल, है ना। अर्ध आयुकाल का मतलब हाफ लाइफ पीरियड। 50% प्रोसेस को पूरा होने में जो समय लगता है उसको टी हाफ बोलते हैं। टी हाफ से कैसे पता करेंगे? उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a n-1। इसको फॉलो करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को, ए यहां इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो हो सकता है आपको R0 के रूप में या किसी भी रूप में लिखी गई हो, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इससे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देखो, यदि n 0 हुआ यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए होगा, यानी कि टी हाफ अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। प्रारंभिक सांद्रता दुगुना करूंगा, अर्धायुकाल भी दुगना हो जाएगा जीरो ऑर्डर में। यदि n बराबर 1 है तो क्या करोगे बेटा?
इन दैट केस दिस टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये a की पावर 0 है, इसका मतलब ये सीधे सीधे यहाँ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है अर्ध आयुकाल के लिए टी हाफ का कांस्टेंट होना। n बराबर 2 हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दे दी, तो फिर क्या करेंगे, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इस तरह से बहुत सिंपल है। आपको अर्ध आयुकाल के बारे में जानकारी दी गई होगी कि भाई अर्ध आयुकाल ऐसे ऐसे चेंज होता है, बताइए उसकी कोटि कौन सी होगी, ऑर्डर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक सैंपल क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, खाने की बात चली थी तो आज लड्डू ही खिला देते हैं आपको। चलो, ये 8 लड्डू हैं हमारे पास, ठीक है, लालच आ गया बहुतों के मन में। ये हमको दिया हुआ है, प्रश्न बहुत स्वादिष्ट है। ये दे रखा है 10 मिनट कि भैया 8 लड्डुओं को 4 करने में 10 मिनट लगता है, और साथ में ये भी दे रखा है कि ये करने में यहां 30 मिनट लगे। आपसे पूछा कि बताइए इसका ऑर्डर क्या था, या ये किस ऑर्डर से खाए जा रहे थे, आपने इनको किस ऑर्डर से खा रहा था, आप कौन से ऑर्डर से लड्डुओं को खा रहे थे। लड्डुओं के खाने का भी कोई ऑर्डर होता है क्या? मान लो काइनेटिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं खाने पीने में, दिक्कत कहां आ रही है कि नहीं। तो 10 मिनट लगे 8 से 4 करने में, 8 से 1 में 30 मिनट लगे। पूछा है बताइए ये कौन से कोटि की अभिक्रिया। देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है, यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह 8 से 4 2 1। ओके गाइस, ये टाइम कितना दे रखा है, देखिए बहुत आसानी से, मैं किसी न्यूमेरिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से यहां करना चाह रहा हूं कि भैया ये 10 मिनट है और इस पूरे को 30 मिनट लगे हैं, तो कॉमन सेंस है यहां भी 10 मिनट लगे होंगे, यहां भी यह टोटल 10 मिनट में पूरा हुआ होगा। इसका मतलब हाफ लाइफ कांस्टेंट यहां रह रही है। यह जानकारी हमको पता चलती है क्योंकि 8 से 1 होने में समय कितना लगा, 30 मिनट का समय लग रहा है। 8 से 1 होने में 30 मिनट का समय लग रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है टाइम के अंदर आधा हो रहा होगा। 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, यानी 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। टी हाफ कांस्टेंट है, ये टी हाफ ही तो है। 4 से 2 होना क्या है, टी हाफ नहीं है। 2 से 1 होना क्या है, टी हाफ नहीं है। तो टी हाफ यहां पर क्या है, कांस्टेंट। अपन को पता है कि टी हाफ कांस्टेंट किसके अंदर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि अभिक्रिया। काम खत्म। अंदाजा लगाया जा सकता है किस फॉर्मूले से, विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। ये वाला सूत्र हमने इस्तेमाल किया है, हाफ टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1). ये प्रारंभिक सांद्रता है और इसी से यह निष्कर्ष निकला था कि टी हाफ कांस्टेंट रहता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो यहां हमको आइडिया लग रहा है इजीली। तो निश्चित तौर पर यह एक तरीका और हो सकता है, अर्धायुकाल की सहायता से भी हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। अपने अगले तरीके की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ वन, और वह होता है बेटा रेट की सहायता से, दर की सहायता से। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है काइनेटिक्स का, यह सबसे सामान्य सवाल माना जाता है। एक टेबल दे रखी होती है, कभी भी आपने काइनेटिक्स के क्वेश्चन किए होंगे तो इस तरह की टेबल आपके सामने 100% आई होगी। उसका तरीका मैं सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी ट्रिक से हम यहां बात कर रहे हैं। ए कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है, और यहां रेट दे रखी है, ठीक है। अब देखो इनकी सांद्रताएं दे रखी हैं, कंसंट्रेशन दे रखी हैं, 0.1 m, रेट x दे रखी है। इजी ही बना रहा हूं अभी मैं इस चीज को, मैं यहां कोई जटिलता क्रिएट नहीं करना चाह रहा। 8x आ जाएगा, यहां 0.1 है, यहां 0.2 है, 4x आ जाएगा, यहां 0.2 है, यहां 0.1 है, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आपसे पूछा है कि इसकी ऑर्डर पता कर लो। ऑर्डर का मतलब कि A पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है और B पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, यह आपको इस सारणी से ज्ञात करना है। देखिए पूरा डिटेल
करने का तरीका तो वो तो बहुत सारे हैं ही, हम उसकी बात करना ही नहीं चाह रहे। हम यहाँ पर कम समय में ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं सिंपल सा तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या करो, हमेशा ऐसे ऑप्शन को कंपेयर करो जो एक कांस्टेंट हो दूसरा बदल रहा हो, यानी कि जिसमें ऐसे दो ऑप्शन को कंपेयर करो जिसमें एक बदल रहा हो दूसरा कांस्टेंट हो। तो देखिए हम बाय 3 and 1 एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3 और 1 की मदद लो आप। देखो अभी मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं बेटा, 3 और 1 की। देखिए कैसे, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये 0.1 से कितना हो गया 0.2। अब आप मुझे बताइए कि यहां सारा चेंज किसकी वजह से हुआ होगा, सारा की सारा चेंज बी की वजह से हुआ होगा। ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए तो बदल ही नहीं रहा, केवल बी बदल रहा है। तो रेट पर असर भी किसकी वजह से हुआ होगा, बी की वजह से। क्या असर है, देखो बहुत आसान है, बी को दुगना कर रहा हूं, सिंपल है, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, बी को दुगना कर रहा हूं, रेट 4 गुना हो रही है। कोई भी यहां से जज कर सकता है कि बी की पावर 2 रही होगी, अदरवाइज कैसे होगा ये बताइए। मैं ए को तो बदल ही नहीं रहा, यानी गारंटी हो गई कि जो भी असर रेट पर आ रहा है वह बी की वजह से आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें एक तो कांस्टेंट रह रहा हो दूसरा चेंज हो रहा हो। ये कांस्टेंट, ये डबल करते ही रेट 4 गुना, इसका मतलब पावर 2। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें बी कांस्टेंट रह रहा हो लेकिन कौन चेंज हो रहा हो, ए चेंज हो रहा हो। ऐसे ऑप्शन की तलाश अब हमको यहां करनी पड़ेगी, तो वो है 4 and 1। देखिए बाय 4 and 1 यदि मैं 4 और 1 को कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां पर स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि बी कांस्टेंट है, बी से कुछ असर नहीं पड़ रहा, ए को दुगना कर रहा हूं, रेट दुगना हो रही है, स्पष्ट रूप से ए की पावर 1 होगी। क्या कहा, ऐसी कोई भी टेबल आए तो सबसे पहले ढूंढो ऐसा ऑप्शन जिसमें एक चेंज हो रहा हो दूसरा नहीं हो रहा हो। क्यों, क्योंकि सारा के सारा रेट पर असर फिर उस दूसरे की वजह से ही पड़ रहा होगा। ये दुगना करने पर रेट 4 गुना हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में पावर 2 है। और यदि मैं ऐसा ऑप्शन देखता हूं जिसमें बी कांस्टेंट हो और ए चेंज हो रहा हो तो ए के सापेक्ष हमें दर पता चल जाएगी। जैसे कि 4 and 1 का कंपैरिजन करने पर बी कांस्टेंट, ए को दुगना किया, रेट दुगना हो गई, पावर 1 हो गई। यानी ओवरऑल इसकी क्या रेट लॉ को लिखा जा सकता है, ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो बेटा ऑर्डर कितना हो गया इसका ऑर्डर हो गया 3, खत्म। यानी रेट जो आंकड़े आपको दिए गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो आंकड़े आपको दिए गए होंगे उसकी सहायता से आप आसानी से पता कर सकते हो कि उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि यहां एक सिंपल एग्जांपल से बताया कि हमेशा एक कांस्टेंट, ऐसा ऑप्शन तलाशो जिसमें एक कांस्टेंट हो दूसरा चेंज हो रहा हो, बस। एक और तरीका हो सकता है, ऑर्डर को पूछे जाने का एक तरीका और हो सकता है, ऑर्डर को ज्ञात करने का एक तरीका और हो सकता है, ग्राफ की सहायता से, बाय यूजिंग ग्राफ। यहां पर भी बहुत सिंपल सी ट्रिक एक बता रहा हूं, देखिए कैसे पहचान सकते हैं ग्राफ से। सिंपल चीज है बच्चों, यदि कंसंट्रेशन और टी के बीच का प्लॉट, कंसंट्रेशन और टी के बीच का प्लॉट इस तरह से नेगेटिव स्लोप वाला आए तो यह ऑर्डर कौन सा होता है, 0। और यदि लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन, इसी को मैं क्या करूं, लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ले लूं, लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ले लूं और टी के बीच का प्लॉट लूं और ये ऐसा आए तो ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर होता है। पहचानने का तरीका सिंपल, बहुत ज्यादा लॉजिक में नहीं जा रहे। 0 ऑर्डर के लिए सीधा कंसंट्रेशन और टी के बीच में प्लॉट आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन और टी के बीच में सेम और क्या आता है, प्लॉट आता है। 2 प्लॉट और हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी मैं यहां बता रहा हूं। देखिएगा बहुत ही यूनिक तरीका है पहचानने का। रेट और टाइम के बीच में, यदि रेट और टाइम के बीच में आपको कांस्टेंट लाइन दिखाई दे
100% कंफर्म है वो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती। और ये ही प्लॉट कुछ यदि टी हाफ, अभी हमने ये बात जानी थी कि टी हाफ का यदि टाइम के साथ हम प्लॉट लें, यानी टी हाफ का टाइम के साथ प्लॉट लें, और वह, या यूं कहिए कि टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में हम यदि प्लॉट लेते हैं और वह क्या आए, कांस्टेंट आए। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम प्लॉट लें और वह इस तरीके से कांस्टेंट आए, तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि यह कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि यहां टी हाफ डिपेंड नहीं करता किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये 4 प्लॉट आपके काम आने वाले हैं। देखिए यूं तो और भी बहुत संभावनाएं होती हैं, हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें, मूल बात यह है। तो ये प्लॉट ही ज्यादातर आपके काम आएंगे। आरटी और टी के बीच में, आरटी क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ऐसा प्लॉट आए जीरो, लॉग के साथ आए फर्स्ट, कांस्टेंट वाला प्लॉट यदि रेट के लिए आ रहा है तो जीरो, और यदि हाफ लाइफ के लिए आ रहा है तो इसका मतलब वह फर्स्ट ऑर्डर होगी। ये 4 मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, मेनली आपको इस पर ही फोकस करना है। तो ये बच्चों अलग अलग तरीके हो गए जिसकी सहायता से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। यूनिट को देख के पता चल जाएगा, रेट लॉ से पता चल जाएगा, टी हाफ से पता चल जाएगा, ग्राफ से पता चल जाएगा, रेट के आंकड़ों से पता चल जाएगा। अब यहां कुछ क्वेश्चंस हम इस पर करना चाह रहे हैं कि कैसे हम जो भी कुछ कराया गया उसका यूज करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपसे कहा कि भैया यहां से आप ऑर्डर पता करो, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे पता करेंगे ऑर्डर, देखिएगा। सबसे पहली बात मैंने इसके लिए क्या कहा था बेटा, कि आप ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें एक कांस्टेंट हो, दूसरा बदल रहा हो। तो देखिए सबसे पहले मैं बाय 4 and 1 ले लूं, 4 and 1 में कंपेयर करके आराम से बता पाऊंगा। कैसे, देखो बेटा, यहां पर बी तो हो जाएगा कैंसिल, बी का तो मतलब है नहीं क्योंकि बी तो सेम है। ए हो रहा है 4 गुना, रेट भी हो रही है 4 गुना। आप बोलेंगे सर यहाँ का 4 गुना, ये तो 7.5 है और ये 30 है। तो बेटा इस पावर को भी देख लेना, कभी कभी यहां भी वह फंसा देता है, यानी कि यह 7.5 इंटू 10⁻³ है बेटा, तो ये 0.75 इंटू 10⁻² लिखी जा सकती है ना। हो रहा है ना अब तो 4 गुना, यहां 10 की पावर में फंसा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो बहुत सारे जीरो ऐसे, 0 0 0, पता ही नहीं चलता 10⁻³ है कि 4 है। एग्जाम एक बहुत अलग स्थिति है, कभी कभी वहां दिमाग हमारे हैंग हो जाता है, आता तो है हमें, लेकिन क्या अनावश्यक का हम प्रेशर ले लेते हैं, तो यही नहीं पता चलता कि ये 3 जीरो में 10⁻³ लगाऊं कि 4 लगाऊं यहाँ पर होता देखा हमने, ऐसा व्यवहारिक चीज है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से फास लेता है, ये सब डर से उत्पन्न होते हैं, इस तरह की चीजें डर से उत्पन्न होती हैं। डर नहीं है तो ये चीजें आपको फंसा ही नहीं सकती, घबराहट से ही ये चीजें होती है, ठीक है ना। तो यहां बहुत सिंपल है कि ये 7.75 है तो 4 गुना हो गया। अब मैंने कंसंट्रेशन 4 गुना की, रेट भी 4 गुना हो गया, तो निश्चित तौर पर ए के तो पावर 1 होगा, ए की तो पावर 1 आ गई, यानी इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 1 हो गई। अब मैं कौन सा ऑप्शन ढूंढना चाहूंगा, मैं ऐसा ऑप्शन तलाश करना चाहूंगा बेटा जहां पर कि ए कांस्टेंट रहे और बी चेंज हो रहा हो। ऐसा किसमें हो रहा है, ऐसा हो रहा है 3 और 2 में। देखो 3 और 2 को कंपेयर कर लो, इसका किस्सा खत्म, इसकी वजह से रेट पर कोई असर नहीं आ रहा, कंफर्म हो गया है। इधर देखो तो ये 2 गुना, 0.2 से 0.4 कितना, 2 गुना, और यह 9 से ये 36 है, फिर इसको सुधार दूं, फिर फंसाया गया यहां पर। इमोशनल नहीं होना है, ये इससे 4 गुना है, क्योंकि 36 इंटू 10 की घात 3.6 इंटू 10⁻1 को 36 इंटू 10⁻² लिखा जा सकता है। ये 4 गुना हो गया, डबल 4 गुना, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू B की पावर 2, यानी बेटा ऑर्डर ओवरऑल कितनी आ गई, 3 आ गई, खत्म। क्या करना है, चार्ट दे रखा होगा। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम काइनेटिक्स से देखे जाते हैं, ऐसे सवाल। ऐसे ही ऑप्शन को कंपेयर करना जिसमें एक चेंज हो रहा हो, एक नहीं हो रहा हो, और नेक्स्ट टाइम उसका उल्टा कर देना, यानी कि जो फर्स्ट वाले में चेंज हो रहा था वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन को अब आप करने की स्थिति में आ चुके होंगे। अगला प्रश्न मैं इसी आधार पर जो बनता है उसकी बात कर रहा हूं, देखिएगा।
हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखिए स्पष्ट रूप से AT और T के बीच का प्लॉट नहीं आ सकता। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये जीरो ऑर्डर है। रेट टाइम के साथ, रेट जो है वह आपके टाइम के साथ क्या रहे, स्थिर रहे। रेट टाइम के साथ स्थिर रहे, ऐसा किसके अंदर होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। और कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ न चेंज हो, सांद्रता के साथ टी हाफ न चेंज हो, यह किसके अंदर होता है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है। कि कंसंट्रेशन, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। टी हाफ एक जैसा बना रहता है, टी हाफ में कोई बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब प्लॉट नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1, n की वैल्यू 1 आएगी, तो सीधा सीधा ये टी हाफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। कि ऐसे भी कैसे कंसंट्रेशन कम होती जाए, टी हाफ चेंज नहीं होता। ठीक है, इजी है, ग्राफ देखकर आसानी से किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के का मान दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁻²। दिस इज मोल इनवर्स लीटर हाफ सेकेंड इनवर्स। क्या कहा था, के की यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, मोल्स पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहां से हमको बहुत आसानी से यह आइडिया आप लगा सकते हो कि दिस शुड बी, यहां n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी 3/2। यहां 3/2 n का मान होगा, तभी ये माइनस का हाफ आया है, और ये जो माइनस का हाफ था वो ऊपर चला गया, क्योंकि एक में से 1.5 घटाऊंगा तो -1/2 बचेगा, वो -1/2 हो गया, ये ऊपर चला गया, और सेकंड इनवर्स। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस मच, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नो डाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। यहां जो कोटि आने वाली है, यहां जो ऑर्डर आने वाली है, वह 3/2 आने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑर्डर यदि 5/2 हो, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि देखते ही लग जाते हैं बच्चे कि साहब हम तो याद करके आए हैं मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इसको लगा के रखेंगे आज तो हम मानेंगे ही नहीं बिना लगाए इसको। तो ये के की यूनिट निकालने का सूत्र है मेरे भाई, इसमें n = 5/2 रखकर शुरू नहीं हो जाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या होता है, उत्साह में होते हैं, हो जाता है काम। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछी गई है, रेट कांस्टेंट की नहीं पूछी गई है ना। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है, रेट होता है बेटा +-dc/dt, यानी कि कंसंट्रेशन बटा समय। तो इसकी यूनिट एक ही होती है। इसकी यूनिट हमेशा, ये यूनिट ऑफ रेट जो है वह डिपेंड नहीं करती है किस पर, इट इज इनडिपेंडेंट टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर। ये तो हो गई कंसंट्रेशन की यूनिट, अपॉन समय है, इसका मतलब सेकेंड इनवर्स। यानी कि कोई भी ऑर्डर आ जाए फॉर ऑल रिएक्शंस, यानी कि सभी अभिक्रियाओं के लिए यह बात कंफर्म है कि रेट की यूनिट यही रहती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, चेंज नहीं होती है वो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने ऑर्डर बदला और वो बदल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, कंफर्म बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। मैंने क्या बताया, मैं समराइज कर रहा हूं, ऑर्डर की बात की। काइनेटिक्स में रेट के बारे में बात की जाती है। रेट को दर्शाने के लिए हम रेट लॉ का इस्तेमाल करते हैं, दर नियम का इस्तेमाल करते हैं। दर नियम कहां से आता है, दर नियम सबसे धीमे पद के आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि उसी से समय निर्धारित होता है। यदि किसी में एक ही पद है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं, एक ही स्टेप है तो वही रेट डिटरमाइनिंग होगा ना, और कोई कैसे हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, उस दर नियम में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, घातांकों का जो योग होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, सिंपल है, क्रियाविधि मालूम होनी चाहिए, धीमा पद ढूंढो और उसके आधार पर लिख दो। एक पद है, कोई टेंशन ही नहीं है,
धीमे पद का चयन क्यों किया वो मैंने बता दिया। फिर तरीके क्या है ऑर्डर को पता करने के, ग्राफ से आ सकता है, के से आ सकता है, अर्ध आयु काल से आ सकता है कि नहीं, रेट से भी पूछ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। सारे तरीके हमने डिस्कस किए, बहुत ज्यादा किसी में भी कोई हमने जो है बुद्धि नहीं लगाई है। सिंपल से ट्रिकी है मामला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, जिससे कि समय हमारा एग्जाम में बचे और इजी वे में चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है जो आज आपको कराया है वो एग्जाम में आपको 100% बेनिफिट देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।